तो आज मैं आपको मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 की तैयारी के लिए एमपीजीके से रिलेटेड मोस्ट 30 क्वेश्चन करवाऊंगा, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको पहले किसी ना किसी एग्ज़ाम में मिले होंगे और आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें आने की संभावना है। इस बार जो नया सिलेबस आया है मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 2 का, उसमें आपको से एमपीजीके के क्वेश्चन भी उसमें पूछे जाना है। तो मैं आपको एमपीजीके 1 मंथ में पूरा कंप्लीट करवा दूंगा विथ एमसीक्यू। आपको जितने भी यहाँ एमसीक्यू मिलेंगे उसमें सब एमसीक्यू के नीचे डिटेल लिखी है, जिससे आपको अलग से डिटेल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यहीं आपको याद हो जाएगा। तो मैं आपको जो एमपीजीके है वो टॉपिक वाइज करवाऊंगा। तो हमारा आज का पहला टॉपिक है मध्य प्रदेश का परिचय। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई? ए 1 नवंबर 1956, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1950 और डी 1 नवंबर 2000। तो मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई वो हमारा सही आंसर है ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956। तो यहाँ उत्तर देख लें तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। अब यह किस अधिनियम के अंतर्गत हुई? आपसे पूछा जाए कि जो मध्य प्रदेश की स्थापना है वो किस अधिनियम के अंतर्गत हुई, तो ये अधिनियम है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। और मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर को हुई। तो मध्य प्रदेश का जो स्थापना दिवस, यदि आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, कि मध्य प्रदेश जो राज्य को कब गठित किया गया, तो 1 नवंबर। तो 1 नवंबर को मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो दो क्वेश्चन हो गए कि मध्य प्रदेश की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत हुई, तो 1956। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर। और मध्य प्रदेश की स्थापना कब हुई, तो 1 नवंबर 1956। आपको समझ आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर, मध्य प्रदेश की राजधानी कौन है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी जबलपुर, डी ग्वालियर। तो ये चारों ऑप्शन आप ठीक से पढ़िए। तो हमारा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश की जो राजधानी है ऑप्शन बी भोपाल। अब यहाँ डिटेल देखेंगे। ऑप्शन बी भोपाल सही है। भोपाल भोपाल क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी है। आपसे पूछें कि झीलों की नगरी किसे बोला जाता है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, तो भोपाल को झीलों की नगरी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बहुत अधिक मात्रा में झीलें हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मध्य प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए भारत का मुकुट, ऑप्शन बी भारत का हृदय प्रदेश, ऑप्शन सी गुलाबी नगर, ऑप्शन डी झीलों का प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को भारत का क्या माना जाता है? ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही आंसर होगा, भारत का हृदय प्रदेश। अब इसे भारत का हृदय प्रदेश क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भारत के नक्शे में जो मध्य प्रदेश है वो बिल्कुल मध्य में स्थित है, इसलिए इसे भारत का हृदय प्रदेश माना जाता है। यहाँ आंसर है भारत का हृदय प्रदेश। अब यहाँ लिखा है डिटेल में कि ये भारत के मध्य में स्थित है, इसलिए भारत का इसे क्या माना जाता है? हृदय प्रदेश माना जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन है? ए भोपाल, बी जबलपुर, सी इंदौर, डी ग्वालियर। तो यदि देखें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ऑप्शन सी इंदौर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी इंदौर। अब आपसे पूछें
यहाँ पे एक थोड़ी चीज़ कन्फर्म करनी पड़ेगी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो हमारा क्या है, छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो छिंदवाड़ा है। लेकिन इन 4 ऑप्शन के हिसाब से यदि आपसे पूछा जाए कि भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में से सबसे बड़ा शहर क्या है, तो अब आप क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी, इंदौर। लेकिन यदि आपको छिंदवाड़ा भी दिया है तो आप क्षेत्रफल के हिसाब से यदि पूछा जाए क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर क्या है और ऑप्शन में यदि आपको छिंदवाड़ा दिया है तो आप वहाँ पे छिंदवाड़ा टिक करेंगे। तो यदि आपसे पूछें कि जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर, व्यापार की दृष्टि से भी इंदौर है और उद्योग की दृष्टि से भी इंदौर, आप टिक लगाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी उर्दू, डी अंग्रेजी। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा ए हिंदी। हिंदी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रशासनिक राजकीय कार्य जो किए जाते हैं वो किस में किए जाते हैं, हिंदी भाषा में किए जाते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है, हिंदी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ आप डिटेल भी देख सकते हैं, उत्तर हिंदी है। यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है, क्योंकि यहाँ सारे सरकारी कार्य हिंदी में किए जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? ए बाघ, बी बारहसिंगा, सी शेर, डी हाथी। तो हमारा यहाँ पे आंसर सही क्या होगा, ऑप्शन बी, बारहसिंगा। बारहसिंगा हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय पशु है और इसका संरक्षण कहाँ पे किया जा रहा है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में इसका संरक्षण किया जा रहा है। तो यहाँ पे उत्तर देख लो, ऑप्शन बी, बारहसिंगा। यहाँ डिटेल दे सकते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है और इसका जो संरक्षण है वो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कान्हा क्षेत्र में किया जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ए मोर, बी दूधराज, सी सारस, डी तोता। तो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो बी, ऑप्शन बी, दूधराज है। यहाँ पे उत्तर देख सकते हैं, ऑप्शन बी, दूधराज। इसकी डिटेल, दूधराज एक सुंदर पक्षी है और ये अपनी लंबी पूंछ के कारण जाना जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है? तो ए पीपल, बी बरगद, सी नीम, डी आम। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो बी, ऑप्शन बी क्या है, बरगद है। यहाँ उत्तर देख सकते हैं, ऑप्शन बी, बरगद। व्याख्या इसकी देखें तो जो बरगद है वो एक विशाल वृक्ष और इसकी आयु कैसी होती है, दीर्घायु, बहुत लंबे समय तक जीवित रहता है। इसलिए इसे क्या कहे, इन 2 कारणों से इसको राजकीय वृक्ष घोषित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? ए कमल, बी गुलाब, सी सफ़ेद लिली, डी चमेली। तो हमारा सही जो आंसर होगा वह है ऑप्शन सी होगा, सफ़ेद लिली। यहाँ डिटेल देख लें, ऑप्शन सी, सफ़ेद लिली। सफ़ेद लिली किसका प्रतीक है? पवित्रता और सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है सफ़ेद लिली को। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने ज़िले हैं? ए 52, बी 53, सी 55, डी 57। तो हमारा यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी, 55 ज़िले हैं मध्य प्रदेश में वर्तमान में। इसमें मऊगंज और पारडूना 2 नए ज़िले गठित हुए गए हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में जो टोटल ज़िले कितने हो गए हैं? 55। यहाँ पे देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश में
वर्तमान में 55 ज़िले हैं। नए ज़िलों के गठन के बाद यह संख्या बढ़ी है। तो नए ज़िले बता दिए हैं, एक मऊगंज और एक पारडूना। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। डिटेल देख लें तो राज्य को प्रशासनिक सुविधा के लिए 10 संभागों में विभाजित किया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही है हमारा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए चंबल, बी बेतवा, सी नर्मदा, डी ताप्ती। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। अब नर्मदा नदी क्यों है? क्योंकि यहाँ डिटेल आप पढ़ सकते हैं। इसको आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा या सबसे लंबी नदी, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? नर्मदा नदी। या मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नर्मदा नदी है इसे इसलिए क्योंकि ये मध्य प्रदेश की बहुत बड़े भाग को सिंचित करती है और बहुत बड़े भाग के लिए यह नदी क्या है? उपयोगी है। इसलिए इसे सबसे जो है लंबी नदी या मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी या उपयोगी नदी या मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का उद्गम, मतलब नर्मदा नदी कहाँ से निकली हुई है वो बताना है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए पचमढ़ी, बी अमरकंटक, सी महेश्वर, डी मांडू। तो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अमरकंटक। अभी अमरकंटक जो स्थान है वो मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक से हुआ है और अमरकंटक किस जिले के अंतर्गत आता है? अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है। यहाँ लिखा भी है कि यहाँ हमारा सही आंसर अमरकंटक है और अमरकंटक किस जिले के अंतर्गत है? किस जिले में स्थित है? अनूपपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? ए चंबल, बी नर्मदा, सी बेतवा, डी ताप्ती। तो मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको बताया था डिटेल में कि मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा है वो किस नदी को बोला जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे किस नदी को बोला जाता है? नर्मदा नदी को कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही है। यहाँ पे देखें, जीवन रेखा क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये नदी जो है राज्य के बड़े भाग को क्या करती है? जल प्रदान करती है। इसलिए इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बोला जाता है। किसे? नर्मदा नदी को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? ए चौरागढ़, बी धूपगढ़, सी अमरकंटक, डी कालूमल। तो ये हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, धूपगढ़। अब ये धूपगढ़ कहाँ आता है? ये आपसे पूछे किस पर्वतमाला में स्थित है ये धूपगढ़, तो सतपुड़ा पर्वतमाला में ये स्थित है। और ये धूपगढ़ कहाँ पे आता है? कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में। और यदि आपसे पूछें कि पचमढ़ी जो है वो किस जिले का स्थान है या किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह हमारे जो है होशंगाबाद, जिसका भी नया नाम है नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। तो धूपगढ़ कहाँ पे स्थित है? पचमढ़ी में। और पचमढ़ी कहाँ आता है? नर्मदापुरम स्थान के अंतर्गत आता है। यहाँ पे लिखा है अभी जो मैंने बताया कि जो इसका उत्तर है धूपगढ़। और धूपगढ़ किस पर्वतमाला, यदि पर्वतमाला पूछें
कौन सी पर्वतमाला है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा शिखर या सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, वहाँ आप टिक करेंगे धूपगढ़। हमारा अगला क्वेश्चन है, अभी बताया मैंने, आप इसको पढ़ें। धूपगढ़ कहाँ स्थित है? ए पचमढ़ी, बी सागर, सी उज्जैन, डी ग्वालियर। तो मैंने अभी आपको बताया था पहले इसकी डिटेल कि धूपगढ़ हमारा कहाँ स्थित है? ए पचमढ़ी। कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है। और पचमढ़ी स्थान किस जिले के अंतर्गत आता है? नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। इसकी डिटेल देखेंगे कि जो धूपगढ़ है वो पचमढ़ी के पास स्थित है और यह स्थान जो है सूर्य अस्त और सूर्य उदय के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। अगला है, मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन क्या है? ए मांडू, बी पचमढ़ी, सी अमरकंटक, डी ओरछा। तो मध्य प्रदेश का जो हिल स्टेशन है वो ऑप्शन बी किसे माना जाता है? ऑप्शन बी पचमढ़ी। तो हमारा यहाँ ऑप्शन बी पचमढ़ी जो हमारा राइट आंसर होगा। पचमढ़ी फिर से रिवाइज करवा दें, पचमढ़ी किस पर्वतमाला के अंतर्गत आता है? सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। दूसरा, यदि आपसे पूछें कि सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़ है। और धूपगढ़ जो है वो किसके अंतर्गत आता है, कहाँ स्थित है? तो वो पचमढ़ी में स्थित है। यहाँ डिटेल देखें कि पचमढ़ी जो है सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत है, इसलिए इसे सतपुड़ा की रानी भी बोला जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? अभी बताया था मैंने, यहाँ सबसे बड़ा जिला मतलब आपको यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जा रहा है। यहाँ पे ऐड कर लेना कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बोला जाए तो यहाँ पे सबसे बड़ा जिला कौन सा है। यदि ऑप्शन के हिसाब से ये बदलते रहते हैं, ए सागर, बी धार, सी छिंदवाड़ा और डी रीवा। तो मैंने पहले बताया था कि यदि आपको छिंदवाड़ा मिले तो वहाँ पे आप टिक लगाना, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पे लिखा भी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछें तो छिंदवाड़ा आप टिक करना, जनसंख्या की दृष्टि से पूछें और वहाँ इंदौर लिखा हो तो वहाँ पे आप इंदौर टिक लगाना। यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे और छिंदवाड़ा कहीं आपको दिखे तो वहाँ सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से आप क्या टिक लगाना? छिंदवाड़ा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है? यहाँ भी किसकी बात हो रही है? यहाँ ऐड कर लेना, यहाँ भी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटे ज़िले की बात हो रही है। तो मैंने अभी पहले बताया सबसे बड़ा ज़िला क्षेत्रफल की दृष्टि से छिंदवाड़ा है और यहाँ सबसे छोटा ज़िला ए हरदा, बी नीमच, सी दतिया, डी निवाड़ी। तो यहाँ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा ज़िला ऑप्शन डी निवाड़ी होगा। यहाँ आप डिटेल देख सकते हैं कि यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो निवाड़ी सबसे छोटा जिला है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना? ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड, डी तेलंगाना। तो यहाँ हमारा ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ यहाँ राइट आंसर होगा और ये सन 2000 में ये मध्य प्रदेश से अलग हुआ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मध्य प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। सॉरी, मैंने वहाँ पे जिला बोल दिया। कौन सा राज्य बना? छत्तीसगढ़। तो एक कब अलग हुआ? तो वही राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसको भी कब 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ जो है 1 नवंबर आपसे पूछ लें
छत्तीसगढ़ कब अलग हुआ? तो 1 नवंबर सन 2000 को जो छत्तीसगढ़ है वो मध्य प्रदेश से अलग हुआ या अलग राज्य बना। अब आपसे पूछें, भारत का भौगोलिक केंद्र किस जिले में माना जाता है? ए भोपाल, बी सागर, सी नरसिंहपुर, डी जबलपुर। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी नरसिंहपुर। भौगोलिक केंद्र का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जो किसी देश या किसी राज्य के जो नक्शे में बिल्कुल बीचों बीच स्थित हो उसे हम भौगोलिक केंद्र कहते हैं। तो यदि हम देखें तो भारत के बीचों बीच मध्य प्रदेश स्थित है और मध्य प्रदेश के बीचों बीच नरसिंहपुर स्थित है। अब ये पूछें कि नरसिंहपुर में कौन सा स्थान है जो इस भौगोलिक केंद्र के अंतर्गत आता है? तो यहाँ का स्थान है करेली, जो कि कहाँ स्थित है? नरसिंहपुर में स्थित है। तो आपसे जिले स्थान का नाम पूछें तो करेली, और यदि आपको जिला दिया हो तो वहाँ पे आप नरसिंहपुर टिक लगाना। यदि पूछे कि नरसिंहपुर का कौन सा स्थान, तो करेली। यहाँ पे भारत का मध्य बिंदु नरसिंहपुर जिले के पास माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का राजकीय खेल कौन सा है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी मलखम, डी कबड्डी। तो यहाँ पे यदि राजकीय खेल बोलें तो ऑप्शन सी मलखम्ब है। अब मलखम्ब एक ऐसा खेल होता, इसमें एक लकड़ी का डंडा होता है या रस्सी पर आप योगा या व्यायाम कुछ करतब दिखाए जाते हैं। यही खेल क्या होता है? मलखम्ब होता है। इसमें रस्सी और डंडे पर चढ़कर योगा व्यायाम से रिलेटेड कर्तव्य दिखाए जाते हैं या योगा किया जाता है, व्यायाम। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? मलखम्ब है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा। ये लिखा है ए भारत का सबसे प्राचीन खेल भी है और पारंपरिक खेल भी है, और ऑप्शन सी मलखम्ब हमारा यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगला है, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ए किला, बी गुफा चित्रकला, सी मंदिर, डी जलप्रपात। तो भीमबेटका जो है अपने ऑप्शन बी गुफा चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अब पूछें कि भीमबेटका कहाँ पे स्थित है? तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ पे देख लें डिटेल। तो भीमबेटका प्रागैतिहासिक काल के मानव चित्रण यहाँ पे पाए जाते हैं इस गुफा में। ये कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और उनसे आपसे पूछें कि इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? तो 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अब आपसे पूछें कि इस गुफा की खोज किसने की थी? तो 1957 में इसकी खोज की गई। किसके द्वारा? जो पुरातत्वविद हैं डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे कि भीमबेटका की गुफा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफा चित्रकला के लिए। ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रायसेन जिले में स्थित है। इसको यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया? 2003 में। और इसकी खोज कब हुई? 1957 में। और इसकी खोज किसने की? तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज की। अगला क्वेश्चन है कि भीमबेटका अभी बताया था, ऑप्शन देखें, भीमबेटका किस जिले में स्थित है? ए रायसेन, बी भोपाल, सी विदिशा, डी सीहोर। तो अभी बताया था कि जो भीमबेटका की गुफा है या भीमबेटका जो स्थान है वो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये भीमबेटका यूनेस्को विश्व धरोहर में इसको शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 2003 में
इसकी खोज कब हुई? 1957 में। किसने की? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने इसकी खोज की। अगला क्वेश्चन है, सांची किस लिए प्रसिद्ध है? तो सांची ए स्तूप, बी किला, सी झील, डी महल। तो सांची जो है हमारा यहाँ राइट आंसर होगा ऑप्शन ए स्तूप। अब यहाँ पे ऐसे स्तूप बनी हैं, इस टाइप के फिगर बनी हैं यहाँ पे, इन्हें स्तूप बोला जाता है। सांची का स्तूप बौद्ध धर्म के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ और इसकी जो स्थापना किसने की थी? अशोक ने की थी। बौद्ध धर्म की प्रचार प्रसार के लिए इसने यहाँ पे इन स्तूपों का निर्माण करवाया था। तो सांची किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं कि सांची कहाँ स्थित है। सांची किस लिए प्रसिद्ध है? स्तूपों के लिए, और यह बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो मध्य प्रदेश में पूछें कि मध्य प्रदेश में बौद्ध धर्म का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है, तो सांची है। अगला है, सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया? ए समुद्रगुप्त, बी अशोक, सी हर्षवर्धन, डी चंद्रगुप्त। तो यहाँ पे सांची स्तूप का निर्माण हम पहले वाले क्वेश्चन में आपको बता चुके हैं कि यहाँ पे सांची स्तूप का निर्माण ऑप्शन बी राजा अशोक ने करवाया था, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। यहाँ तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है कि सांची स्तूप कहाँ किसने इसका निर्माण करवाया? राजा अशोक ने, सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया, और बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इसका निर्माण कराया गया। हमारा अगला क्वेश्चन है, खजुराहो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए पन्ना, ऑप्शन बी छतरपुर, ऑप्शन सी दमोह, ऑप्शन डी टीकमगढ़। तो जो खजुराहो है यहाँ कौन सा जिला होगा? ऑप्शन बी छतरपुर। ऑप्शन बी छतरपुर। अब एक खजुराहो जिला की और विशेषता क्या? मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और इन मंदिरों का जो निर्माण है वो किसने करवाया? राजा चंदेल ने करवाया। तो खजुराहो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन बी छतरपुर। यहाँ लिखा भी है कि खजुराहो अपने भव्य मंदिरों के लिए जाना जाता है, और इसका निर्माण किसने करवाया? चंदेल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। तो ऑप्शन बी छतरपुर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खजुराहो के मंदिर किस वंश ने बनवाए? ऑप्शन ए गुप्त, ऑप्शन बी प्रतिहार, ऑप्शन सी चंदेल, ऑप्शन डी परमार। तो अभी बताया कि खजुराहो के मंदिरों का जो निर्माण है वो चंदेल वंश के राजाओं ने करवाया, तो ऑप्शन सी हमारा चंदेल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देख लें कि चंदेल शासकों ने इस मंदिर का क्या करवाया? निर्माण करवाया। अगला है, मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? ए बैगा, बी भील, सी सहरिया, डी कोरकू। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भील। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। अब यहाँ डिटेल देख लें तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अब यहाँ डिटेल देखें तो भील जनजाति कहाँ पाई जाती है? अपने पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जैसे मध्य प्रदेश का नक्शा देखें, जो भी आप समझ लेना यहाँ पे, तो ये पश्चिमी क्षेत्र है। इस पश्चिमी क्षेत्र में ये जनजाति पाई जाती है, और ये जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? झाबुआ, अलीराजपुर, धार और खरगोन। कहाँ पाई जाएगी? जिलों के नाम पूछें तो झाबुआ, अलीराजपुर, धार
और खरगोन। तो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? भील है। ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। हमारा आखिरी क्वेश्चन, पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी हीरा, ऑप्शन डी लोहा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हीरा। पन्ना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? हीरा, ऑप्शन सी। एक और क्वेश्चन आता है कि डायमंड सिटी किसे बोला जाता है? तो वहाँ भी आप टिक लगाएंगे पन्ना। अब इसे डायमंड सिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ हीरे की खदानें हैं, यहाँ सबसे अधिक मात्रा में हीरा निकाला जाता है या खोजा जाता है। पन्ना भारत की हीरा खदानों के लिए प्रसिद्ध है। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं ऐसे ही आपको MCQ करवाऊंगा और 1 मंथ में आपको ये पूरा मध्य प्रदेश का GK कंप्लीट करवा दूंगा। आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको मैं MCQ के नीचे डिटेल पढ़ाऊँगा, जिससे आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो फैक्ट हैं वो भी आपको याद हो जाएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।